वॉलेटिलिटी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह का सेल ऑफ हमने यहाँ पर फ्राइडे को आता हुआ देखा, जहां पर $100 का मूव था, आज एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो हमने 3000 का लेवल टूटता हुआ भी देखा, 2967 के आसपास इसको जाते हुए देखा, और वहां से आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 3030 पर यहाँ पर सोना वापस है। तो बड़े मूव्स यहाँ पर आते हुए। हर्षल, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक तो ये वॉलेटिलिटी कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक वॉलेटिलिटी अगर आप कंपेयर करें कि इक्विटी मार्केट में जिस हिसाब से सेल ऑफ है ग्लोबली, तो आई थिंक उस हिसाब से गोल्ड फिर भी म्यूटेड है। ऑफ कोर्स क्योंकि गोल्ड रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे थे, लॉन्ग पोजीशनिंग भी ज्यादा थी, तो हमने गिरावट देखी क्योंकि मार्जिन कॉल्स इन्वेस्टर्स को अगर दूसरे मार्केट में लग रहे हैं तो टिपिकली गोल्ड में भी हमें सेल ऑफ दिखता है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी जब तक कुछ स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो पॉसिबल है कि गोल्ड 2900 लेवल जो है ब्रॉडली हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए, बट तब तक भी जैसे आपने देखा कि एक दिन में $100-150 की वॉलेटिलिटी, आई थिंक वो रूल आउट नहीं कर सकते। सॉरी, आई मिस दैट नंबर हर्षल। कहाँ आपने बोला एक सपोर्ट आना चाहिए? 2900 ब्रॉडली हमें लगता है कि 2900 होल्ड करना चाहिए गोल्ड, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि कंपेयर टू इक्विटी मार्केट में जो सेल ऑफ आ रहे, गोल्ड में फिर भी सेल ऑफ म्यूटेड है। तो आई थिंक साइंस ऑफ सपोर्ट इमर्ज हो रहे हैं। आई थिंक जो थोड़ा वीक हैंड्स थे वो मार्केट से ऑलरेडी फ्लश आउट हो चुके हैं। तो आई थिंक अगर ये ग्लोबल जो पैनिक है और जो स्लो डाउन कंसर्न है, अगर ये कंटिन्यू रहते तो गोल्ड में इवेंचुअली बाइंग आएगी, क्योंकि अब यूएस में रिसेशन और बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स फिर से सेफ हेवन की तरफ अपना झुकाव करेंगे। एब्सोल्युटली। हर्षल, जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि शायद सोना एक बड़ा करेक्शन नीचे में दिखा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, जो ये 2800 2500 जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें? सो आई थिंक 2500 2800 लेवल्स जो है हम इमीडिएटली नहीं देखते हैं। ऑफ कोर्स एक बार ये टैरिफ वाली जो अनसर्टेनिटी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब वो पता नहीं है नेक्स्ट 3 महीने में रिजॉल्व होती है या नेक्स्ट 6 महीने में रिजॉल्व होती है। आई थिंक वर्ल्ड ये जो कॉन्स्टेंट क्राइसिस वाले मोड से जब हम निकलेंगे तब डेफिनेटली गोल्ड में एक मीनिंगफुल करेक्शन आएगा। बट फिलहाल जो माहौल है, जो इतनी अनसर्टेनिटी का माहौल है, और उसके रिस्पॉन्स में कंट्रीज अगर मैसिव फिस्कल या मॉनेटरी स्टिमुलस लॉन्च करती है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो ये सब एनवायरनमेंट गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो वो जो आप जो लेवल्स की बात करें वो शायद आएंगे, बट 6 महीने के बाद। इमीडिएटली हमें नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने मिलेगी। हर्षल, ऑल्सो आप कहेंगे एक पॉजिटिव है शायद गोल्ड कंज्यूमर्स के लिए, आप उनको मार्केट्स में वापस आता हुआ देखते हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट बाकी इकोनॉमीज में भी? डेफिनेटली, बट आई थिंक इतनी वॉलेटिलिटी में कंज्यूमर्स इतने जल्दी नहीं आते हैं मार्केट में। आई थिंक जब मार्केट गिरता है तो कंज्यूमर्स वेट करते कि शायद और ज्यादा गिरेगा। तो आई थिंक स्टेबिलिटी जब तक प्राइसेस में नहीं आती है, कंज्यूमर्स इन अ मीनिंगफुल वे वापस नहीं आएंगे मार्केट्स में। बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट रिटेल लेवल पे हमें देखेंगे। सेंट्रल बैंक बाइंग, ज्यादातर रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि अगर प्राइसेस 3000 के नीचे हैं तो सेंट्रल बैंक बाइंग हम यहाँ पर बेहतर होता हुआ देखेंगे। वो एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल। आई थिंक देखिए, हमने जो हिस्ट्री देखी है लास्ट 3 साल में सेंट्रल बैंक बाइंग की, आई थिंक वो इतनी प्राइस सेंसिटिव बाइंग नहीं है। आई थिंक अगर वो स्ट्रेटेजिक बाइंग है तो ऑनगोइंग है। फॉर एग्जांपल चाइना का भी जो डेटा सुबह रिलीज हुआ, फिर से मार्च में भी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड होल्डिंग ऐड की है। तो आई डोंट थिंक स्पेसिफिकली प्राइस सेंट्रल बैंक देखते हैं। आई थिंक उनकी जो लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी है और डाइवर्सिफिकेशन, उस हिसाब से उनकी डिसीजन मेकिंग होती है। इस साल हमने अब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग कंटिन्यू रहती हुई देखी है, और आई थिंक जो माहौल है ग्लोबली जियो पॉलिटिक्स का, आई थिंक ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक सेंस यहाँ पर ऑन द अपसाइड्स एज वेल एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा कि सोना इवन इन ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस, और एक सेल ऑफ है क्योंकि वो सेट ऑफ है बाकी एसेट क्लासेस के लिहाज से, उसके बावजूद भी 3000 के आसपास है। तो वो जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं लोगों के 3200 3500 3800 4000 एंड बियॉन्ड दैट एज वेल अगले 2 साल के लिए, वो इंटैक्ट हैं? आई थिंक हम 3300 के लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिफोर इवन दिस करेक्शन जो हमने देखा। तो आई थिंक क्योंकि वो अनचार्टेड टेरिटरी है तो डेफिनेटली अपसाइड में थोड़े वेग टारगेट्स भी आते हैं, बट फिलहाल हम 3300 के लेवल्स देखते हैं अपसाइड में, और इवेंचुअली 6 महीने बाद शायद फिर गोल्ड में एक मॉडेस्ट ईजिंग हमें देखने मिले अगर ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्टेबलाइज होती है।
हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अनचार्टर्ड टेरिटरीज में यहाँ पर ज्यादातर मार्केट्स हैं। जिस तरह का सेल ऑफ हमने इक्विटीज में आता हुआ देखा है वो पहले तो सोने में भी देखने को मिला, लेकिन जो वॉलेटिलिटी सोने में है वो इक्विटीज के मुकाबले कम है और एक बाइंग यहाँ पर एशियन मार्केट्स में उस सेल ऑफ के बाद वापस देखने को मिली है। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इसके क्या मायने हैं, हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े ये बताने के लिए जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार। पहले तो जीजेसी का जो एग्जीबिशन था उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इवन बिफोर मैं कंज्यूमर्स के पास जाऊं, कैसा रिएक्शन है, कैसा फीडबैक है, कैसा पार्टिसिपेशन रहा? बिल्कुल, ये जीजेसी का जो एग्जीबिशन था सुपर डुपर, बिल्कुल जिससे कह सकते हैं कि जितनी अपेक्षा थी उससे ज्यादा सक्सेस हुआ है। इसके पीछे कारण भी थे कि उसी समय जैसे ही एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ 4 तारीख को, वैसे ही गोल्ड के रेट इतने अच्छे, करीब 2000 से 2500 3000 तक के नीचे आने के कारण लोगों की बाइंग एकदम बढ़िया हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी अक्षय तृतीया तक के मार्केट है उसके वजह से लोगों ने अच्छी खासी बाइंग इस एग्जीबिशन में की। और हम लोग ने पहले अंदाजा लगाया था कि एक करेक्शन आएगा करके, लेकिन किस्मत अच्छी थी जी जीजीसी के उसी समय में करेक्शन आना और लोगों को इसका फायदा मिलना, मुझे लगता है एक बेहतरीन शो रहा ये। राजेश जी, अब बाइंग कंज्यूमर के लिहाज से उसकी बात करते हैं, वहां पर आपका क्या सेंस है? ऑफ कोर्स खरीदारी आएगी क्योंकि लोगों ने इतने हाई लेवल्स देखे हैं 92 जैसे, और अब 88 के आसपास का कारोबार है और एक्सपेक्टेशन है कि कुछ और शायद करेक्शन देखने को मिलेगी। कैसी बाइंग एक्सपेक्टेशंस हैं अब आपको अप्रैल से, मई से, जून से? मनीषा जी, बिल्कुल बढ़िया सवाल है ये। देखिए, मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कभी भी कोई चीज अगर 100 रुपया हो जाती है तो 95 सस्ते लगने लगती है, जबकि लेकिन 90 से अगर 95 हो जाता है तो महंगा लगता है। सोने के भाव में भी ऐसा ही है। 93,000 जाके अगर वो 88 में आके अगर लोगों को उनको लगता है कि ये 5,000 रुपया सस्ता, मैं पेपर में भी काफी और न्यूज पे भी देख रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देख रहा था, टीवी पे भी देख रहा था कि 2000 से कम हो गया, 3000 से कम हो गया। इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों को एक पॉजिटिविटी गई, लोग ये सोचने लग गए कि अरे वाह कम हो गया तो अब शायद खरीदना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूं तो इट इज जस्ट शॉर्ट टाइम करेक्शन है ये। जैसे कि हर्षल ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि आने वाले दिनों में और ज्यादा करेक्शन होने के बाद फिर से शायद नए आवाम पे गोल्ड जा सकता है। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूं। अभी ये टाइम कुछ समय के लिए करेक्शन है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा ये करेक्शन आने के पीछे रीजन भी है। आपने देखा होगा ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ वार चलाया है, इस वजह से वहां पे उन्हीं के सरकार के लोग, मतलब वहीं के लोग भी और वहां की जनता भी उनके अगेंस्ट में अभी सड़कों पे उतर रही है। कुछ न्यूज वहां से भी ये आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार, यूएस गवर्नमेंट भी दबाव में आ सकती है। और शायद ये टैरिफ वार को कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि अभी तो उन्होंने टैरिफ वार एक दूसरे कंट्री पे लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं निगोशिएशंस पे आके ये शायद कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगा। इस वजह से भी मुझे लगता है कि लोगों ने, मतलब जो जिन जिन लोगों को लगता था कि ये कहीं इधर या उधर कुछ हो सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग के तहत इन लोगों ने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है और शायद फिर से अभी ये सही समय देख के मार्केट में फिर से एंट्री करेंगे। राजेश जी, अब एक फाइनल सवाल इंडस्ट्री के लिहाज से। इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी, ऑफ कोर्स कंज्यूमर तो समझ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा फायदा है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री, एज ए ज्वेलरी सेगमेंट, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक दिन ऊपर, सुबह $100 नीचे, शाम तक $50 ऊपर, आप कैसे डील कर रहे हैं इससे? हाँ, तकलीफ तो होती है, लेकिन अब जो है देखिए, हमारे बियॉन्ड हमारे हाथों के बाहर चीज है, वो हम लोग उसे कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज मार्केट, और मार्केट कभी भी किसी के उंगलियों पे नहीं चलता है। इट इज जस्ट डिमांड एंड सप्लाई, और बहुत सारी चीजें इससे सपोर्ट भी करती है और रेजिस्टेंस भी देती है। अगर मैं देखता हूँ अभी आज के तारीख में ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड जो चल रहा है उसके ऊपर प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट का इश्यूज है, करेंसी इन्फ्लुएंस जो चल रहा है, फ्लक्चुएशन, वो एक प्रॉब्लम है। डिमांड एंड सप्लाई इशू ऑलरेडी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके प्रॉब्लम्स है, जियोपॉलिटिकल एक फैक्टर बना पड़ा है, मार्केट सेंटीमेंट क्या जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट को लेके क्या प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या जा रहे हैं, सीजनल डिमांड्स है। ऐसी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं गोल्ड को इम्पैक्ट करती है, और इस वजह से गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे ऊपर हो जाता है। तो 100% भारत, इंडिया एक फिजिकल मार्केट में हम लोग बहुत डील करते हैं, डिमांड भी है, उसी के वजह से हम लोग बात करते हैं। लेकिन इसके वजह से 100% ग्राहकों को थोड़ा सा एक अनसर्टनसी आ जाती है। लेकिन ओवरऑल जैसी स्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे मैं आपने देखा 4 दिन पहले कि ये गोल्ड नीचे आया और अभी शायद थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है। जिस तरीके से $3,000 से नीचे आके अगर $3,040 पे आके वो ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब लोगों ने फिर से इसे सपोर्ट कर लिया है कि नहीं, अभी ये रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। और शायद मुझे लगता है कि एक जो 3,000 लेवल टूटने का जो एक समय था, जो लगता था होगा करके एक बार, वो अभी हो चुका है। आने वाले दिनों में फिर से मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से इंडिकेशंस आ रहे हैं, फिर से एक बार गोल्ड नए कीर्तिमान बना सकता है।
ऑल राइट, तो तेजी यहां पर अभी बाकी है और कुछ मुनाफा वसूली हमने देखी है, शायद आ भी सकती है, लेकिन जिस तरह की अनसर्टनिटी अभी यहां पर है, सोना शायद ही आपको बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आए। राजेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सोने पे सेंस देने के लिए। अब बात करेंगे हम यहाँ